तो आज हम बात करेंगे गैने के सीखने की श्रेणियाँ या उनके प्रकार पर। ठीक है, यानी गैने के द्वारा सीखने की कितनी श्रेणियाँ या प्रकार बताई गई है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। गैने का वर्गीकरण अधिगम के प्रकारों से संबंधित है, यानी गैने ने जो थ्योरी दी है, उनके जो थ्योरी का जो वर्गीकरण है वो अधिगम के प्रकारों से संबंधित है। ठीक है, तो गैने ने 1965 में अपनी पुस्तक द कंडीशंस ऑफ लर्निंग में सीखने के 8 प्रकार बताए हैं, और इनके द्वारा बताए गए सभी 8 प्रकारों की एक खास विशेषता यह है कि वे सभी जो हैं वो श्रृंखलाबद्ध क्रम में होते हैं, यानी कि वो सीरियल वाइज सीक्वेंस में होते हैं, जिसे हम ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं। यानी कि ऐसा हो सकता है कि एक को हम दूसरे पे दे दे, दूसरे को तीसरे पे दे दे, चौथे को पहले पे दे दे, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या है कि ये सीरियल वाइज है, एक पूरा होने पर ही दूसरे को हम कर सकते हैं, दूसरे पूरा होने पर हम तीसरे स्टेज पे जा सकते हैं। इस तरह वो जो है वे सभी प्रकार की एक खास विशेषता है कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब श्रृंखला में सबसे ऊपर जो है समस्या समाधान सीखना है, तथा सबसे नीचे जो है वो सांकेतिक सीखना है। यानी कि गैने द्वारा बताए गए जो 4 प्रकार हैं, सीखने के जो 4 प्रकार हैं, उनमें सबसे ऊपर आता है समस्या समाधान सीखना, और सबसे नीचे होता है सांकेतिक सीखना। श्रृंखला के किसी भी प्रकार पर सीखने के लिए यह आवश्यक है कि उसके नीचे के सभी प्रकार के सीखना हो चुके हों। यानी गैने के जो सीखने के प्रकार हैं, इनमें यह कहा गया है कि जब हम किसी श्रेणी को सीख रहे हों, ठीक है, यानी कि नंबर 2 को हमको सीखना है, तो सबसे पहले नंबर 1 को सीखना ज़रूरी है, तभी हम नंबर 2 को समझ पाएंगे। अब नंबर 2 को समझने के बाद ही हम नंबर 3 पर आ पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये जो सारे प्रकार हैं ना, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी एक के सीखने के बाद ही हम दूसरे को सीख सकते। गैनी द्वारा वर्गीकृत सीखने की जो श्रेणियां हैं, इसके श्रृंखला के चौथे स्तर पर शाब्दिक सहचार्य सीखना है, जिसे संपन्न होने के लिए उसके उसके जो नीचे के तीनों तरह के सीखने की प्रक्रिया का संपन्न होना अनिवार्य है। यानी कि जब हम श्रृंखला के चौथे स्तर को सीखना चाहेंगे, तो उससे पहले की जो तीनों श्रेणियां हैं उसे सीखना बहुत ज़रूरी है। उसे सीखे बिना हम उसके चौथे स्तर को नहीं सीख सकते हैं। गैनी द्वारा वर्गीकृत सीखने के प्रकारों में शाब्दिक सहचार्य का सीखना तथा उसके ऊपर के अन्य सभी स्तरों का सीखना जो है वो शिक्षकों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्ग में शिक्षकों द्वारा दी जाने वाले निर्देश चौथी अवस्था से 8वीं अवस्था के सीखने तक होते हैं, और पहली अवस्था से लेकर तीसरी अवस्था तक के सीखने का महत्व शिक्षकों के लिए बस इतना ही है कि इससे जो है चौथी अवस्था से सीखने के लिए छात्रों में एक आवश्यक पृष्ठभूमि का निर्माण करने में मदद करते हैं। यानी कि पहली अवस्था और तीसरी अवस्था तक का जो सीखना है वो शिक्षकों के लिए बस इतना ही है कि वह क्या करते हैं, चौथी अवस्था से लेकर उसके ऊपर तक के जो सारी अवस्थाओं को सीखने में मदद करते हैं, एक पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। यानी कि ये जो तीनों अवस्था है, पहली से लेकर तीसरी तक जो तीनों अवस्थाएं हैं, ये एक बेस है ऊपर के सारी बाकी अवस्थाओं को सीखने के लिए। ये एक बेस का काम करता है, तभी चौथी से लेकर चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, इन सभी अवस्थाओं को सीखने के लिए पहला, दूसरा और तीसरा अवस्था जो है एक पृष्ठभूमि का काम करता है। गैने के अनुसार अधिगम जो है सरल से कठिन की ओर ऐसे बढ़ता है जैसे हम पहली सीढ़ी से ऊपर सीढ़ी तक पहुंचते हैं। यानी कि गैने का जो सीखने का जो ये प्रकार है, ये एक सीढ़ी की भांति है। ठीक है, जिस तरह हम निचली सीढ़ी से होते हुए ऊपर सीढ़ी तक पहुंचते हैं, ठीक उसी तरह जो गैने के सीखने के प्रकार भी हैं। पहले स्तर को सीखने के बाद ही हम दूसरे स्तर को सीख सकते हैं, फिर हम तीसरा और फिर चौथा, इस तरह से करते हुए हम ऊपर के सभी स्तरों को बाय वन बाय सीखते जाते हैं। उच्च स्तर का अधिगम तब तक नहीं हो सकता जब तक निम्न स्तर का अधिगम ना हो गया हो। यानी कहने का ऐसा मानना है कि जब तक हम निम्न स्तर की चीज़ों को नहीं सीखेंगे, तब तक हम ऊपर स्तर की चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे। अतः गैने ने इस प्रकार के अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं, जो सरल से कठिन के क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम अधिगम की 8 दशाएं जो है एक दूसरे से गहन रूप से जुड़ी हुई हैं, जो हम आगे इस प्रकार से एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे।
अब गैनी द्वारा जो वर्गीकृत सीखने के जो प्रकार का डायग्राम आप देख रहे होंगे, ठीक है, जिसमें सबसे पहले है संकेत अधिगम, दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, तीसरा है श्रृंखला अधिगम, चौथा है शाब्दिक सहचार्य अधिगम और पांचवा है विभेदात्मक अधिगम, छठा है संप्रत्यय अधिगम और सातवां है नियम अधिगम और आठवां है समस्या समाधान अधिगम। इस प्रकार से गैनी ने सीखने के प्रकार को 8 भागों में बांटा है, ठीक है, जो सरल से होते हुए जटिल की ओर जाते हैं। सीखने के प्रकारों में ये जो 1, 2 और 3 ये तीनों स्तर के जो सीखना है ये लो लेवल के यानी निम्न स्तर के सीखने में आता है, जो व्यवहार आधारित होता है, यानी कि इन तीनों तरह के जो सीखना है ये व्यवहार पर आधारित है। यानी पहले व्यवहार सिखाया जाता है, उसके बाद ऊपर के सभी सीखना जिसमें 4, 5, 6, 7, 8 ये जो पांचों प्रकार के सीखना है ये हायर लेवल के सीखने में आता है, जो संज्ञान आधारित होता है। और इस तरह से निम्न स्तर के ये तीनों प्रकार के सीखना कंप्लीट होने के बाद ही हम ऊपर के सभी प्रकारों को सीख सकते हैं, यानी हायर लेवल की चीज़ों को सीख सकते हैं। और इस प्रकार के सीखने को शिक्षकों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, क्योंकि वे छात्रों को पहले निम्न स्तर की चीज़ों को सिखाते हैं, तत्पश्चात ही वे हायर लेवल की चीज़ों को सिखा पाते हैं। क्योंकि बच्चे जब तक निम्न स्तर की चीज़ों यानी सरल चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे तब तक वह हायर लेवल की चीज़ यानी कि जटिल चीज़ों को सीखने में भी असमर्थ रहेंगे। तो आइए अब हम इन सभी प्रकारों को बारी बारी से विस्तार से जानेंगे। गैनी द्वारा दी जाने वाली सीखने के प्रकारों में सबसे पहला प्रकार है सांकेतिक सीखना यानी सिग्नल लर्निंग। सांकेतिक सीखना जो है पावलोव द्वारा प्रस्तुत शास्त्रीय अनुबंधन पर आधारित है, यानी कि ये जो गैनी द्वारा दी गई सीखने के प्रकारों में से सांकेतिक सीखना जो है वह पावलोव द्वारा प्रस्तुत की गई शास्त्रीय अनुबंधन पर आधारित है। और ये अधिगम का जो सबसे प्रारंभिक व्यवहार है, यानी कि सब सीखने के सभी व्यवहारों में सबसे पहला व्यवहार माना जाता है। सभी प्रकार के अधिगम का ये आधार होता है, ठीक है, यानी ऊपर के जितने भी अधिगम हैं इनमें से सबका ये एक बेस है, आधार है सांकेतिक सीखना। यह उस ईंट के समान है जो दीवार बनने के लिए आवश्यक है, ठीक है। जिस तरह से एक घर बनाने के लिए, एक दीवार बनाने के लिए एक ईंट की सहायता होती, ईंट जो है एक बेस होता है, उसी तरह गैनी के सीखने के प्रकारों में सांकेतिक सीखना जो है एक बेस का काम करता है। सांकेतिक सीखना के उदाहरण है सड़क पर लाल बत्ती देखकर रुक जाना, ठीक है, कुत्ते को देखकर बच्चे का भाग खड़े होना आदि। गैनी के अनुसार लाल बत्ती, कुत्ता आदि ये सब क्या है, उद्दीपक है, तथा वाहन रोक देना, कुत्ते की लार टपकना, बच्चे का दौड़ना ये सभी जो है प्रतिक्रियाएं हैं, ठीक है। तो गैनी का मानना है कि लाल बत्ती, कुत्ता ये सभी क्या है, उद्दीपक है, ये एक संकेत है, ठीक है, जिसे देखकर व्यक्ति या कोई भी जानवर क्या करते, प्रतिक्रियाएं करने लगती हैं, जो कि सांकेतिक सीखने के अंतर्गत आता है। गैनी द्वारा वर्गीकृत इस अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक जो है सर्वप्रथम छात्रों के सामने एक उद्दीपन प्रस्तुत करता है और उन्हें अनुक्रिया करने के लिए बाध्य करता है। यानी इस अधिगम प्रक्रिया में टीचर्स जो होते हैं सबसे पहले छात्रों के सामने एक उद्दीपन यानी एक संकेत प्रस्तुत करते हैं और उन संकेतों के प्रति छात्रों को अनुक्रिया करने के लिए बाध्य करते हैं। जैसे छोटे बच्चों को अक्षर ज्ञान में संकेत अधिगम परिस्थिति को उत्पन्न किया जाता है, जैसे क अक्षर की पहचान कराने के लिए कबूतर का चित्र दिखाया जाता है, ख अक्षर की पहचान करवाने के लिए खरगोश का चित्र दिखाया जाता है आदि। इस तरह से कुछ उद्दीपन है, ठीक है, कुछ संकेत हैं जिसे दिखाकर बच्चों को अनुक्रिया करने के लिए टीचर जो है बाध्य करती है। यदि छात्र की अनुक्रिया गलत होती है तो शिक्षक जो है उसे अनुक्रिया की अवहेलना यानी उनका अनादर करते हैं और सही अनुक्रिया करने पर छात्रों को पुनर्बलन यानी उसे मोटिवेट रीइंफोर्समेंट भी प्रदान करते हैं। अब सीखने का दूसरा प्रकार है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम सीखना, ठीक है। इसमें गैनी के अनुसार यह अधिगम जो है दूसरे प्रकार का सीखना है, यानी गैनी द्वारा बताए गए जो अधिगम के प्रकार हैं उन प्रकारों में से ये दूसरे नंबर का सीखना है। इसका संबंध B.F. स्किनर द्वारा दिए गए सिद्धांत यानी प्रस्तुत उद्दीपन अनुक्रिया अनुबंधन से है, जिसमें अनुक्रिया सत्य या संभावित होती है। इस प्रकार के अधिगम का प्रयोग व्यवहारिक कौशलों को सीखने में अधिक किया जाता है।
जैसे एक बच्चा जब कुत्ता बोलना सीख जाता है तब उसे कुत्ते का चित्र दिखाया जाता है और उसे कुत्ता बोलने के लिए कहा जाता है और उसके सही बोलने पर उसे पुरस्कार भी दिया जाता है। अतः सीखने के इस प्रकार के अनुसार पहले छात्रों के सामने उद्दीपन प्रस्तुत किया जाता है और उस उद्दीपन को देखकर छात्र अनुक्रियाएं करते हैं और उन अनुक्रियाओं को बार बार दोहराने के बाद छात्र जो है सीखते हैं और इसलिए इसे उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम या सीखना भी कहा जाता है। सीखने के प्रकारों में ये तीसरा प्रकार है श्रृंखला अधिगम। यह एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। व्यक्ति जब प्रथम स्तर के अधिगम एवं द्वितीय स्तर के अधिगम यानी सांकेतिक अधिगम एवं उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम से परिचित हो जाता है तभी व्यक्ति जो श्रृंखला अधिगम की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकता है। यानी यह कहना है कि जब व्यक्ति प्रथम स्तर यानी सांकेतिक अधिगम और द्वितीय स्तर यानी उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम ये दोनों प्रकार के अधिगम को जब वो सीख जाता है उसके बाद ही जो है वो श्रृंखला अधिगम को प्रारंभ कर सकता है। और श्रृंखला अधिगम में अध्यापक यानी टीचर्स क्या करते हैं, किसी विषय वस्तु को यानी किसी टॉपिक को जो है एक क्रमबद्ध प्रस्तुत करते हैं यानी कि एक सीक्वेंस में किसी टॉपिक को प्रस्तुत करते हैं छात्रों के सामने, जिससे क्या होता है अधिगम के स्थानांतरण में सुविधा होती है। और श्रृंखला अधिगम में बालक 2 या 2 से अधिक उत्तेजक अनुक्रिया से संबंधित चीज़ों को सीखता है। यानी इस प्रकार के अधिगम में टीचर्स छात्रों के सामने किसी टॉपिक को सीक्वेंस में प्रस्तुत करते हैं। इससे क्या होता है कि छात्र जो है बालक जो है 2 या 2 से अधिक चीज़ों के बीच संबंध स्थापित करना सीख जाते हैं और इस प्रकार अनुक्रिया को व्यक्ति के सीखने के क्रम में एक साथ जोड़ना या संबंधित करना ही श्रृंखला अधिगम कहलाता है। गैनी ने 2 प्रकार के श्रृंखला अधिगम की व्याख्या की है। पहला है शाब्दिक श्रृंखला अधिगम और दूसरा है अशाब्दिक श्रृंखला अधिगम। तो शाब्दिक श्रृंखला अधिगम में क्या करते हैं, टीचर्स किसी विषय वस्तु को एक क्रम में प्रस्तुत करते हैं और अशाब्दिक श्रृंखला अधिगम में चित्रों या किसी अन्य दृश्यों को या संसाधनों को जो है एक क्रमानुसार क्रमबद्ध में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, यानी शाब्दिक श्रृंखला में किसी विषय वस्तु को क्रम में प्रस्तुत करते हैं और अशाब्दिक श्रृंखला अधिगम में किसी दृश्य या चित्रों को क्रमबद्ध प्रस्तुत करते हैं। गैनी द्वारा सीखने के प्रकारों में ये चौथा प्रकार है, जिसका नाम है शाब्दिक सहचार्य अधिगम। ठीक है, यानी यह जो अधिगम है वो श्रृंखला अधिगम का ही एक प्रकार है, यानी श्रृंखला अधिगम का ही ये एक हिस्सा है, एक पार्ट है। अतः सरल श्रृंखलाबद्ध अधिगम के पश्चात जब ज्ञान को शाब्दिक रूप प्रदान कर किसी भी वस्तु से संबंध स्थापित करने का कार्य करते हैं, वह कार्य जो है शाब्दिक सहचार्य सीखने के अंतर्गत आता है। और इस प्रकार के अधिगम में किसी वस्तु को दिखाते समय हमें शाब्दिक भाषा का भी प्रयोग करना पड़ता है। इस तरह श्रृंखला अधिगम के शाब्दिक अधिगम द्वारा व्यक्ति जो है विचारों को क्रम में पिरोना तो सीख लेता है, साथ ही अशाब्दिक अधिगम भी कौशल अधिगम द्वारा सीख लेता है। यानी यहाँ श्रृंखला अधिगम में क्या होता है कि शाब्दिक अधिगम के द्वारा व्यक्ति जो अपने विचारों को क्रमबद्ध तरीके से सजाना सीख लेता है। इतना ही नहीं, उसके साथ साथ अशाब्दिक अधिगम भी कौशलों के माध्यम से वो सीख लेता है। परंतु जब तक ज्ञान को शाब्दिक सहचार्य से संबंधित ना कराया जाए तब तक बालक का जो अधिगम है वो अपूर्ण रहता है। यानी जब भी किसी ज्ञान को एक हम शाब्दिक रूप नहीं दे देते तब तक बालक का जो वो ज्ञान है वो अधिगम जो है वो अपूर्ण रहेगा, अधूरा रहेगा। जैसे कविता पाठ, अक्षरों व शब्दों को क्रमानुसार सीखना। सीखने के 5वां प्रकार है विविधात्मक अधिगम। इस प्रकार के अधिगम में प्राणी जो है अपने सामने प्रस्तुत एक ही प्रकार के या एक समान 2 पदों से अधिक उद्दीपनों को सही पहचान कर उनमें भेद यानी उनमें अंतर करना सीख लेता है। ठीक है, शिक्षण के विभेदीकरण अधिगम में सांकेतिक तथा श्रृंखला की परिस्थितियां सम्मिलित हैं। इसके अंतर्गत उद्दीपन तथा अनुक्रिया का संबंध जो है बहुत कठिन होता है, भ्रांतिपूर्ण होता है। जैसे उदाहरण स्वरूप घनत्व व भार में अंतर समझना, हिंदी के ब और व में तथा भ और म के भेद को समझ लेना। यानी इस अधिगम में व्यक्ति जो है किसी 2 वस्तु के बीच के अंतर को समझ लेता है और इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षक प्रत्येक उद्दीपक तथा अनुक्रिया को स्पष्ट करें और जिन जिन वस्तुओं व तथ्यों में वे भेद कराना चाहते हैं उन्हें एक साथ प्रस्तुत करें। साथ ही उनमें विभिन्न वर्गों के तथ्यों या उनके साथ जुड़े हुए जो घटनाओं को अलग अलग कर उन्हें पहचानने का कार्य किया जाता है।
जिससे क्या होगा, बालक जो है किन्हीं दो वस्तुओं के बीच या दो घटनाओं के बीच जो अंतर करना, उनमें विभेद करना वो सीख जाता है। ज्ञानी के सीखने के छठा प्रकार है संप्रत्यय अधिगम यानी कॉन्सेप्ट लर्निंग। इस अधिगम परिस्थिति के लिए विभेदीकरण अधिगम का पूर्ण ज्ञान आवश्यक है। यानी कि कॉन्सेप्ट लर्निंग को सीखने के लिए सबसे पहले विभेदीकरण अधिगम की पूरी जानकारी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम किसी दो वस्तु के बीच में विभेद नहीं कर पाएंगे, उनमें अंतर नहीं कर पाएंगे, तब तक हमारा कॉन्सेप्ट जो है पूरा नहीं होगा, जिससे क्या होगा, हमारा संप्रत्यय अधिगम यानी कॉन्सेप्ट लर्निंग नहीं हो पाएगा। वस्तुओं के सामान्य गुणों के आधार पर कोई विशेष अर्थ को सीखना संप्रत्यय अधिगम सीखना कहा जाता है। ठीक है, जैसे भालू, बाघ, सिंह तथा सियार शब्दों में जो एक समान गुण है कि क्या है कि ये पशु का संप्रत्यय है, कि ये क्या है, पशु है। और ये संप्रत्यय वस्तुओं, व्यक्तियों, प्राणियों अथवा घटनाओं के संबंध में बने सामान्यकृत विचार या मानसिक बिंब भी होते हैं। और बालक जो है किसी संप्रत्यय का अनुभव तथा उसका अधिगम क्रिया या प्रक्रिया के से करता है। और इस प्रकार के संप्रत्यय विकास की प्रक्रिया जो है 4 स्तरों से होकर गुजरती है। इसमें पहला है मूर्त स्तर, दूसरा है परिचयात्मक स्तर, चौथा है वर्गीकरण स्तर और पांचवा है औपचारिक स्तर। ज्ञान के सीखने के प्रकारों में 7वां प्रकार है नियम अधिगम या सीखना यानी रूल लर्निंग। नियम का सीखना एक महत्वपूर्ण सीखना है। इस तरह का सीखना जो है संप्रत्यय सीखने पर आधारित होता है। हमने पिछला पढ़ा संप्रत्यय अधिगम पढ़ा, ठीक है। ये जो नियम अधिगम भी ये उसी पर आधारित है। इस स्तर पर अधिगमकर्ता जो है किसी नियम को सीखता है और उनको नई परिस्थितियों में प्रयोग कर सकता है। नियम या सिद्धांत अधिगम में 2 या 2 से अधिक प्रत्ययों की श्रृंखला सम्मिलित होती है। यानी कि ये जो नियम सीखना है इसमें 2 या 2 से अधिक जो संप्रत्यय या प्रत्यय होते हैं, इनकी एक श्रृंखला होती है, एक क्रमबद्ध में शामिल होते हैं। जिस प्रकार एक संप्रत्यय में अनेक तथ्यों एवं विशेषताओं की श्रृंखला होती है, ठीक उसी प्रकार एक नियम या सिद्धांत में कई संप्रत्ययों की श्रृंखला होती है। जैसे उदाहरण है बर्फ का गर्मी पाकर पिघलना। ये एक प्रकार का नियम या सिद्धांत है कि बर्फ जो है गर्मी पाकर पिघलता है। तो इस सिद्धांत में 3 संप्रत्ययों यानी बर्फ, गर्मी व पिघलना, ये जो है ये श्रृंखलाबद्ध है, श्रृंखला किया गया है। ज्ञानी के सीखने के प्रकारों की ये 8वां प्रकार है समस्या समाधान अधिगम यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग। समस्या समाधान अधिगम जो है वो ज्ञानी के श्रृंखलाबद्ध सीखना यानी अधिगम की सबसे ऊपरी अवस्था है। यानी कि सभी अवस्थाओं में ये सबसे ऊपर की अवस्था है। और यह अधिगम जो है उच्च स्तरों के नियमों का अधिगम है। यानी कि सीखने के जितने प्रकार ज्ञानी ने बताए हैं उन सभी प्रकारों में से यह सबसे उच्च स्तर के, सबसे ऊपर लेवल के नियमों का अधिगम माना जाता है। और इस तरह से सीखने में व्यक्ति जो है 2 या 2 से अधिक नियमों का उपयोग करके कोई एक समस्या का जो समाधान करता है और एक नए तथ्य को सीखता है। यानी कि जब व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करता है तो वह क्या करता है, 2 या 2 से अधिक नियमों का एक साथ उपयोग करता है और जिसके कारण वह एक नई चीज़ को सीखता है, एक नए तथ्य को सीखता है। और इसके अंतर्गत आंतरिक घटनाएं आती हैं जैसे चिंतन एवं पूर्व अर्जित ज्ञान। यानी कि इसमें व्यक्ति क्या करता है, जब किसी समस्या का समाधान करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो वह व्यक्ति जो है पहले चिंतन करता है और उसके पश्चात अपने पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने का प्रयास करता है, जिससे क्या होता है, वो एक नई चीज़ को सीखता है। और इस तरह से जीवन की समस्याओं का समाधान जो है व्यक्ति अपने पूर्व अनुभवों की सहायता से करता है। यानी उनका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है उसकी सहायता से वे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और ये पूर्व अनुभव जो है व्यक्ति का अधिगम होता है। यानी उनका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है वो उनका अधिगम होता है, जो उन्होंने सीखा होता है। और ये अधिगम जो है समस्या समाधान में सहायक होता है। और समस्या समाधान अधिगम की इस प्रक्रिया में 3 प्रमुख चर जो होते हुए कार्यरत होते हैं, जिनमें पहला है अधिगमकर्ता, दूसरा है उद्दीपन परिस्थिति तथा तीसरा है अनुक्रिया। यानी कि तीनों क्रियाएं जो है ये कार्यरत होते हैं। और इस प्रकार समस्या समाधान एक जटिल अधिगम है और इसमें जो है संप्रत्यय अधिगम और सिद्धांत अधिगम यानी नियम अधिगम दोनों ही प्रकार इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। तो हमने ज्ञान के सीखने के प्रकारों को जाना। अब हम उनके इन प्रकारों के कंक्लूजन पर आते हैं, ठीक है, यानी इसका निष्कर्ष।
इस प्रकार गैने ने अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं जो एक दूसरे से गहन रूप से जुड़ी हुई हैं और इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। हमने पिछले पॉइंट्स को पढ़ा, हमने देखा कि किस तरह से ये जो सारे प्रकार हैं ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अतः ये अधिगम सरल से कठिन के क्रम में व्यवस्थित होते हैं।